Hello everyone. I am Dr. ZP Godha, working as a infertility specialist at इंदिरा IVF जवाहरनगर जयपुर सेंटर. आज हम बात करेंगे IVF के इंडिकेशन, यानी कि किन कपल्स को IVF के लिए जाना चाहिए और हमें किन कंडीशंस में IVF के लिए ट्रीटमेंट लेना चाहिए. देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जो IVF है वो मेडिकल साइंस का एक ऐसा वरदान है जिससे न जाने कितने लाखों कपल्स को फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लेके अपना रिजल्ट मिला है और उनको प्रेगनेंसी हुई है. लेकिन इसके साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि सब कपल्स को IVF की ज़रूरत नहीं पड़ती. वो कपल्स जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और अगर 1 साल में उनको प्रेगनेंसी नहीं होती है तब उन्हें अपने कुछ बेसिक टेस्ट कराने चाहिए. उन बेसिक टेस्ट के आधार पर हमें ये निर्णय लेना चाहिए कि हमें नॉर्मल ट्रीटमेंट यानी कि ओवुलेशन इंडक्शन एंड IUI के लिए जाना है या फिर हमें IVF के लिए सीधा जाना है. तो IVF अगर हम बात करें तो सबसे नंबर 1 कंडीशन मैं बोलूँगी, जो फीमेल की फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं यानी कि बायलैटरल ट्यूबल ब्लॉकेज की दोनों ट्यूब अगर बंद हैं तो उस केस में हमें नेचुरल प्रेगनेंसी या फिर IUI की सहायता से प्रेगनेंसी नहीं मिल सकती. उस केस में हमें IVF के लिए द्वारा ही प्रेगनेंसी करनी चाहिए. जो फीमेल की ट्यूब्स हैं वो बहुत सारी कंडीशंस जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस या फिर कोई भी जेनाइटल इन्फेक्शन है या एंडोमेट्रियोसिस उसमें ख़राब हो जाती है. उनमें जब भी हम ट्यूबल सर्जरी करके उनको ठीक करना चाहते हैं तो उनके रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं होते हैं. उस केस में हमें अगर हम सफलता की बात करें तो 40-50% रिजल्ट मिलते हैं. लेकिन ऐसे केसेस में अगर हम IVF करते हैं तो हमारी सक्सेस रेट 75% के अबव रहती है. सेकेंड हमारा इंपॉर्टेंट जो इंडिकेशन है वो है सिवियर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी, यानी कि जो मेल के सीमन एनालिसिस के हिसाब से जो उसके पैरामीटर्स हैं, जो सीमन का स्पर्म काउंट है, मोटिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा कम है, यानी 10 मिलियन से भी कम है. नॉर्मल फीमेल की अगर हम बात करें तो उनमें 30-40 मिलियन और 32% मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी भी अच्छी रहती है. पर अगर वो किसी भी कारणवश बहुत कम है तो उसमें हम ICSI की टेक्निक करते हैं जो IVFC की ही एक पद्धति है और उसमें फिर टेस्ट ट्यूब में बेबी बनाकर और उनके यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं और हमें प्रेगनेंसी मिलती है. तीसरा अगर हम IVF के लिए बात करें तो वो होता है सिवियर एंडोमेट्रियोसिस, मॉडरेट टू सिवियर एंडोमेट्रियोसिस. एंडोमेट्रियोसिस जो है वो एक फ़ीमेल की कंडीशन होती है जिसमें कि उनको पेनफुल पीरियड्स आते हैं, हैवी ब्लीडिंग होती है. तो उसमें यूट्रस में और ओवरी में दोनों जगह थोड़ी थोड़ी सी गांठें बन जाती हैं. आपस में अंदर बॉडी के अंदर जो उनकी ट्यूब है, ओवरी हैं, वो चिपकना शुरू कर देती हैं. तो या तो वो बहुत माइल्ड फॉर्म में चिपकती हैं या बहुत सिवियर फॉर्म में आपस में चिपक जाती हैं. तो उससे जो ट्यूब और ओवरी की रिलेशनशिप है वो ख़राब हो जाती है और इसमें फिर नेचुरल तरीके से जो ओवा और ट्यूब के अंदर आता है फिर स्पर्म से मिलता है वो संभव नहीं हो पाता. तो ऐसे केस में हम एग बाहर निकाल लेते हैं, हस्बैंड का स्पर्म लेते हैं और एक एम्ब्रियो बनाते हैं और फिर यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि IVF करते हैं तो हमें सफलता मिलती है. फिर फोर्थ इंडिकेशन हमारा होता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया. ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया का मतलब है कि वो मेल्स जिनके की स्पर्म काउंट में, सीमन एनालिसिस में स्पर्म 0 आ रहे हैं लेकिन उनके बॉडी में जो उनकी टेस्टिस है उसमें स्पर्म बन रहे हैं और वो किसी कारणवश पाइप में जो ब्लॉकेज है उसके कारण बाहर नहीं आ पा रहे हैं. तो उसमें हम निडल से बायोप्सी के द्वारा उनके स्पर्म बाहर निकाल लेते हैं और फिर IVF में लैब में एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन करके एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद प्रेगनेंसी मिल जाती है. एक हमारा रीज़न होता है कि वो महिलाएं जिनको कि पीरियड नहीं आते हैं, मीनोपॉजल की एज में हैं या फिर उन्हें समय से पहले पीरियड ख़त्म हो गए हैं, ऐसी महिलाओं में अगर एग जो होते हैं वो अगर ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि जो उनके पास नंबर ऑफ़ एग्स हैं वो नहीं बचते हैं, पीरियड आना बंद हो जाता है, तो उसमें फिर डोनर एग की सहायता से हमें IVF करके प्रेगनेंसी संभव होती है. तो जब भी हम IVF के बारे में बात करते हैं तो हमें 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है जब भी हम हमारा डिसीजन बनाते हैं कि हमें क्या ध्यान रखना चाहिए. उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है वो फीमेल पार्टनर की एज होती है. फीमेल पार्टनर की एज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो फीमेल में एग्स होते हैं वो एज जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे कम हो जाते हैं. भगवान ने जो सिस्टम बनाया है उसमें नए एग्स नहीं बनते हैं. हर पीरियड के टाइम में जब भी पीरियड की साइकिल शुरू होती है तो उसमें हमारी बॉडी के अंदर जो एग है उसमें से कुछ एग यूज़ हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं. फिर नेक्स्ट साइकिल में फिर एग यूज़ होते हैं. तो इस तरह से उम्र बढ़ते बढ़ते एग ख़त्म होने लग जाते हैं. तो अगर फीमेल की एज 35 से ज़्यादा है तो हमें डिसीजन जल्दी लेना चाहिए. उस एज में जो प्रेगनेंसी का इंटरवल है जब से हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं वो हमें कम से कम रखना होता है, क्योंकि अगर एज ज़्यादा होगी, एग ख़त्म हो जाएंगे तो हम IVF में भी उन्हें खुद के एग से फिर प्रेगनेंसी नहीं दे पाएंगे. उसमें फिर हमें डोनर एग की सहायता लेनी पड़ेगी. सेकेंड इम्पॉर्टेंट हमारा होता है फीमेल का AMH. AMH जो है वो हमें फीमेल में एग रिजर्व बताता है. एग रिजर्व मतलब कि आज जो डेट है उसमें उनका
कितने नंबर ऑफ एग्स हैं। जैसे किसी का एग रिजर्व 4 होता है AMH, किसी का 6 होता है। तो जितना ज़्यादा AMH होता है उतने ज़्यादा हमारे पास एग हैं, और जितना कम AMH होता है मतलब उतने कम हमारे पास पूरी लाइफ के लिए एग हैं। तो अगर हमारी उम्र, जो पेशेंट की उम्र है वो कम है, यानी कि 25 है, 26 है, शादी को भी कम टाइम हुआ है, लेकिन उनका AMH बहुत लो है, वो 1 से भी कम आ रहा है, नॉर्मल रेंज 2.5 to 4 होती है, तो उस केस में हमें IVF का डिसीजन जल्दी लेना होता है। अगर उस केस में हम नॉर्मल ट्रीटमेंट के लिए ट्राई करें और हम कुछ साल ख़राब करें तो फिर उनका AMH धीरे धीरे घटते घटते ख़त्म हो जाएगा, और फिर उनके पास IVF के लिए भी एग्स नहीं बचेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ड्यूरेशन ऑफ मैरिज। ड्यूरेशन ऑफ मैरिज भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ अनएक्सप्लेन कॉजेज़ होते हैं जिसमें कि हस्बैंड वाइफ 1 साल से साथ में रह रहे हैं, उनके सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, यानी उनके जो नंबर ऑफ एग्स हैं, हस्बैंड के स्पर्म्स हैं, जो उनकी फेलोपियन ट्यूब्स हैं, यूट्रस है, वो सब चीज़ें नॉर्मल हैं, तो भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। तो अगर हम गाइडलाइन की बात करते हैं तो ऐसे कपल्स में अगर 1 साल का हम ट्रीटमेंट दे चुके हैं और प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो उन्हें बजाय कि हम नॉर्मल ट्रीटमेंट की बात करें, उन्हें हम सीधा IVF में लेना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ऐसे कपल्स में एग और स्पर्म मिल नहीं पा रहे हैं तो IVF में हम उन्हें बाहर फर्टिलाइज करके प्रेगनेंसी संभव होती है। तो ड्यूरेशन ऑफ मैरिज अगर ज़्यादा है, 7 साल 8 साल को शादी को हो गए हैं, ऑल्दो फीमेल पार्टनर की एज कम है, टेस्ट नॉर्मल है, लेकिन तो भी हम उन्हें नॉर्मल ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं कर सकते हैं। ऐसे केसेस में नॉर्मल ट्रीटमेंट से रिजल्ट अच्छा नहीं रहता है और IVF के रिजल्ट अच्छे रहते हैं। IVF से रिलेटेड आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं आप वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर हम उसका उत्तर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।